ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिंघानिया मेंशन के पीछे सर्वेंट क्वार्टर बने हुए थे। सर्वेंट ने छुपते छुपाते वहां जाकर रीवा को सुला दिया था। काम होते ही उसने एक कॉल किया जिससे दूसरे आदमी ने उसे सविता कहकर बुलाया। फोन पर वो आदमी राजवीर को तड़पाने की बात कर रहा था। सविता ने उससे बात करके फोन रख दिया था और वो फिर सिंघानिया मेंशन चली गई थी। वो जैसे ही अंदर गई तो उसने देखा कि घर में सभी बहुत ज्यादा परेशान थे। कोमल जी ने जैसे ही सविता को देखा तो उन्होंने कहा, सविता, रीवा नहीं मिल रही है। कोमल जी की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो सविता से ये बात कहते कहते बेहोश हो गई थी। दीदी, सविता ने कोमल जी को संभाला। अर्णव जी ने कोमल जी को सोफे पर लिटाया और उनके मुंह पर पानी के छींटे मारे जिससे उन्हें होश आ गया था। दादी ने कोमल जी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, वो यहीं कहीं खेल रही होगी, अर्णव देख रहा है ना। तभी बाहर से एक सर्वेंट चिल्लाते हुए आया, राजवीर साहब और इसकी दीदी आ गए हैं। ये सुनते ही सभी घर वाले डर गए थे क्योंकि रीवा ने राजवीर की जान बच दी थी। इसकी ने जैसे ही घर में इतनी अफरा तफरी देखी तो वो सीधा अंदर आ गई और अंदर आते ही उसने अर्णव जी से पूछा, क्या हुआ डैड। उसने अर्णव जी से बात की ही थी कि उसे सोफे पर लेटी हुई कोमल जी दिखी। वो भागकर उनके पास गई क्योंकि उसे लगा था कि उन्हें कुछ हो गया था। मम्मा आप ठीक तो है ना। तभी कोमल जी रोते हुए बोल पड़ी, रीवा नहीं मिल रही है इसकी। कोमल जी का ये बात कहना रहा और राजवीर का अंदर आना हुआ। राजवीर और इसकी ने जैसे ही ये बात सुनी तो दोनों 1 मिनट के लिए ब्लैंक हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ धीरज प्रताप के घर पर सेजल प्रताप कल रात से सो नहीं पाई थी क्योंकि साहिल नूरी को लेकर घूमने गया था। उसे ये बात बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी और नूरी के लिए उसकी नफरत अब और ज्यादा बढ़ गई थी। इस लड़की ने मेरे बेटे को पूरे अपने बस में कर लिया है। पहली बार वो मुझे बिना बताए कहीं गया हुआ है। तभी धीरज प्रताप साहिल से बात करते हुए अपने रूम में आ गए। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, आराम से रहो। नूरी के माँ बाबा को मेरी तरफ से भी नमस्ते कहना। ले बेटा, एक बार अपनी माँ से भी बात कर ले। जब से तू गया है तब से मुंह फुलाए बैठी हुई है। सेजल प्रताप ने फोन लेकर कहा, साहिल तू कहाँ गया है बेटा, तुझे पता है ना मुझे तेरी कितनी फिक्र होती है। सेजल प्रताप ये सब कह ही रही थी कि साहिल ने उन्हें बीच में ही टोकते हुए कहा, मॉम एकदम ठीक हूँ और हम डॉन बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अभी हम एक मंदिर जा रहे हैं, वापस आकर आपको कॉल करता हूँ। लेकिन बेटा सुन तो, सेजल प्रताप ने ये कह ही रही थी कि साहिल ने फोन रख दिया था। हो गई बेटे से बात, अब तो ठीक हो, धीरज प्रताप ने सेजल से कहा। धीरज प्रताप के सामने सेजल ने झूठी स्माइल के साथ कहा था, हाँ अब मैं खुश हूँ, लेकिन वो दोनों गए कहाँ हैं? अरे वो तो नूरी को उसके गांव लेकर गया है, बड़ा ही समझदार हो गया है शादी के बाद। मुझे बाहर थोड़ा काम है, मैं आती हूँ। सेजल ने इतना कहा और आनंद फानन भी वहाँ से निकल गई थी। उसके जाते ही धीरज प्रताप ने कहा, बेटे से बात होते ही कैसे फुर्ती आ गई है। और फिर वो टीवी देखने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ साहिल रेडी होकर नीचे आ गया और उसने सबके साथ खाना खाया। उसे ऐसा लग रहा था कि नूरी के माँ बाबा उसकी खातिरदारी करने में ही लगे हुए थे। तभी साहिल ने उसके माँ बाबा से कहा, आज हम सभी साथ में मिलकर खाना खाएंगे और उसके बाद ही बाहर जाएंगे। तभी साहिल को एक कॉल आया और बात करने के लिए वो बाहर चला गया। ये सुनते ही नूरी के माँ बाबा ने एक दूसरे की तरफ देखकर कहा, हीरा दामाद मिला है हमें, है ना नूरी के बाबा। ठीक कहती हो नूरी की माँ, ऐसा तो हम कभी नहीं ढूंढ पाते। वहीं नूरी के दिल में साहिल के लिए रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ गई थी। कुछ देर के बाद सभी ने लंच किया और फिर वो मंदिर के लिए निकल गए थे। वहीं दूसरी तरफ नूरी की बुटीक पर आज बुटीक दिव्या संभाल रही थी। एक के बाद एक कस्टमर आ रहे थे। उनमें से 2 कस्टमर ऐसी थी जो फैशन ब्लॉगर थी। उन्होंने वहां आकर ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया। वहीं दिव्या को भी अच्छा लग रहा था क्योंकि इससे उनके बुटीक की पब्लिसिटी होने वाली थी। उन्होंने वहां की डिजाइन और आउटफिट देखना स्टार्ट किया था। कुछ देर तो सब कुछ अच्छा जा रहा था कि तभी उनमें से एक ब्लॉगर ने कहा,
ये आउटफिट तो उस डिजाइनर का कॉपी है। दिव्या ने बात को संभालने की कोशिश की थी, लेकिन तब तक पता नहीं कहां से 3-4 ब्लॉगर और आ गए थे और उन सभी ने उनके बुटीक के बारे में बहुत गलत रिव्यू करना शुरू कर दिया था। यहाँ के स्टाफ में बात करने का बिल्कुल तरीका नहीं है। कुछ ही देर में नूरी का बुटीक बहुत बुरी तरह से ट्रोल होने लगा। नूरी और उसके स्टाफ ने इतने दिनों में जो भी मेहनत की थी वो एक बार में ही पानी में मिल गया था। कुछ देर के बाद न जाने कहां से मीडिया भी आ गई और कुछ लोग ऐसे भी आ गए थे जिन्होंने बुटीक में सभी को फ्रॉड कहना शुरू कर दिया था। उस भीड़ में से एक लड़की ने कहा, मैंने ये लहंगा यहाँ से 50,000 रुपए में लिया था, एक बार भी नहीं पहना कि उससे पहले ही इसका पूरा काम खराब हो गया। अब जब वापस देने की बात हुई तो मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। न जाने कहां से लोग आकर नूरी और उसके बुटीक के बारे में बातें कर रहे थे। बात इतनी आगे बढ़ गई थी कि उन्हें बुटीक बंद करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन में आधे घंटे के अंदर पूरी सिंघानिया फैमिली रीवा को ढूंढ रही थी। रीवा पिछले आधे घंटे से नहीं मिल रही थी। राजवीर ने अपनी पूरी फोर्स रीवा को ढूंढने में लगा दी थी। उसने खुद मेंशन का एक रूम छान मारा था। घर के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा चेक हुआ, लेकिन उसमें कहीं कोई फुटेज नहीं मिले थे। सिक्योरिटी हेड ने आकर बताया, राजवीर सर, सीसीटीवी में ऐसा कुछ नहीं मिला, न ही कोई अंदर आया और न ही कोई बाहर गया है। मुझे मेरी बच्ची चाहिए, मुझे मेरी रीवा चाहिए, राजवीर ने चिल्लाकर कहा। उसकी आवाज सुनकर ही सभी कांपने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे राजवीर अभी अपने होश में बिल्कुल भी नहीं था और वो अपना आपा खो चुका था। रॉकी अपनी टीम के साथ घर आ गया था और उसके आते ही पूरे मेंशन को अंदर और बाहर से छानना शुरू कर दिया था। राजवीर की हालत देखकर दादी उसके पास गई। दादी ने कहा, बेटा थोड़ा सब्र कर। उन्होंने जैसे ही राजवीर के सिर पर हाथ रखा तो राजवीर ने कहा, दादी मैं पूरे शहर को आग लगा दूंगा अगर उसे एक खरोच भी आई तो। राजवीर की हालत किसी से भी देखी नहीं जा रही थी। उसे आज तक इतना कमजोर पड़ते हुए किसी ने नहीं देखा था। वहीं इसके घर में सभी को हिम्मत दे रही थी। मिहिर, समर, मिसा और रोही एक दूसरे को संभाल रहे थे। तभी कोमल जी उठी और सीधा मंदिर के सामने जाकर बैठ गई थी। उन्होंने हाथ जोड़े और भगवान की तरफ देखते हुए कहा, अगर मैंने आज तक एक बार भी आपकी सच्ची भक्ति की हो तो मुझे मेरी रीवा वापस दे दो। मेरे फूल से बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा है, इसकी जगह आप मुझे सजा दे दो। कोमल जी और राजवीर को संभालने बहुत मुश्किल हो रहा था। रीवा को गायब हुए 1 घंटा हो गया था। कोमल जी ने अपने हाथ में एक दिया रखा और कहा, जब तक मेरी बच्ची नहीं मिलेगी मैं ये दिया अपने हाथ में ही रखूंगी, ये मेरा प्रण है। वहीं सर्वेंट क्वार्टर में रीवा की नींद जैसे ही खुली तो उसने इधर उधर देखा तो उसे कोई नहीं दिखा। तभी हवा से दरवाजा खुला और रीवा ने उस तरफ देखा। वो उठकर दरवाजे तक गई और इधर उधर देखती हुई बाहर आ गई थी। रीवा को कुछ पता नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था। वो गार्डन में जैसे ही पहुंची तो एक सर्वेंट ने चिल्लाकर कहा, रीवा बेबी मिल गई। ये सुनते ही राजवीर भागकर गार्डन की तरफ गया था और उसके पीछे पीछे सभी बाहर आ गए थे। कोमल जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान आपने मेरी सुन ली। वो भी बाहर चली गई थी। राजवीर ने जैसे ही रीवा को अपने सामने खेलते हुए देखा तो वो भागकर उसके पास आ गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया 1 मिनट के लिए ठहर सी गई थी। वो उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया था। उसे देखते ही रीवा ने स्माइल करते हुए कहा, डैडा आप आज के बाद तो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी ना? नो डड्डा। राजवीर ने जैसे ही ये बात सुनी तो उसके जान में जान आ गई थी। उसने रीवा को कसकर गले लगाया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। इसके भी भागकर रीवा के पास आई और उसने दोनों को गले लगा लिया था। उन तीनों को देखकर सभी की आंखों में आंसू आ गए थे। राजवीर की आंखों में आंसू आज से पहले किसी ने नहीं देखे थे। राजवीर ने इसकी और रीवा को एक साथ किस किया। दादी ने उसकी नजर उतारते हुए कहा, मेरे बच्चे, इनको किसी की भी नजर न लगे। कुछ देर के बाद जैसे ही रीवा मिली उसके बाद सभी रीवा के आसपास ही थे। आज घर में ऐसा कोई नहीं था जिसकी आंखें नम न हुई थी। कोमल जी को अर्णव जी ने कुछ देर के लिए सुला दिया था क्योंकि उन्हें कुछ देर रेस्ट की बहुत जरूरत थी। राजवीर और इसकी ने काफी देर रीवा को अपने गले से लगा कर रखा। न राजवीर कुछ बोल रहा था और न ही इसकी कुछ कह रही थी। वो तो बस रीवा को देख रहे थे।
इसी तरह शाम हो गई थी। मीसा रीवा को मोबाइल पर राइम्स दिखा रही थी, तभी उनमें एक डॉग वाली राइम्स आ गई, जिसे देखकर रीवा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी और क्लैप करने लगी। कुछ देर के बाद मीसा एक बहाना बनाकर बाहर चली गई। वहीं दूसरी तरफ नूरी और साहिल मंदिर से वापस घर आ रहे थे कि तभी नूरी के फोन पर दिव्या का कॉल आया। उसने नूरी और साहिल को सब कुछ बता दिया था। ये सब सुनते ही नूरी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। नूरी ये सुनते ही टूट सी गई थी, लेकिन साहिल ने उसे जैसे तैसे संभाला। उन्होंने कुछ बहाना बनाया। कुछ देर में वो गांव से शहर चले गए थे। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन में घर में अब सब कुछ थोड़े स्टेबल हो गए थे। कोमल जी जैसे ही उठी तो उन्हें पहले से बेहतर महसूस हो रहा था, इसलिए वो भी हॉल में चली गई थी। इसकी रूही के साथ उनके रूम में बैठकर बातें कर रही थी। वहीं राजवीर रीवा के साथ था। तभी मीसा ने एक बॉक्स के साथ एंट्री की। उसके हाथ में एक व्हाइट बॉक्स था, जिसके ऊपर एक रिबन लगा हुआ था। उसने अंदर आते ही इधर उधर देखते हुए आवाज लगानी शुरू कर दी, रीवा रीवा। दादी ने मीसा से कहा, रीवा राजवीर के पास है बेटा। दादी, मैं अभी उन्हें यहाँ बुला कर लाती हूँ, लेकिन तब तक आप में से कोई भी इस बॉक्स के अंदर मत देखना। मीसा ने दादी से कहा और उस व्हाइट बॉक्स को साइड में रख दिया और वो रीवा को लेने के लिए ऊपर चली गई। इसकी ने रूही को देखते हुए कहा, दी, ये मीसा इतनी एक्साइटेड क्यों है? इसने आपको कुछ बताया क्या? नहीं इसकी, मैंने भी तुम्हारे सामने ही उसकी आवाज सुनी थी। इसकी ये जानने के लिए बहुत एक्साइटेड थी कि आखिर मीसा उस बॉक्स में क्या लेकर आई थी। वो रूही के साथ हॉल में गई और सबसे बातें करते हुए धीरे से बॉक्स की तरफ बढ़ने लगी। तभी उसे मिहिर ने नोटिस कर लिया था और कहा, इसकी मीसा ने मना किया है ना, तो कोई झांक रही है। जैसे ही मिहिर ने ये बात कही तो सबकी नजर इसकी पर गई। मैं तो बस खड़ी हूँ दादी, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ बेटा, तूने कुछ नहीं किया तो मेरे पास आकर बैठ जा। इसकी दादी के पास जाकर बैठ गई थी। उस बॉक्स में छोटे छोटे होल बने हुए थे, इसलिए इसकी की नजर उसी पर थी, लेकिन इतनी दूर से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। राजवीर रीवा के साथ गेस्ट रूम में खेल रहा था। वो उसे अपने पीठ पर बिठाकर घुमा रहा था। तभी मीसा अंदर आई और उसने कहा, भाई, आप और रीवा मेरे साथ बाहर चलो, मुझे ना आप दोनों को कुछ दिखाना है। भाई, आप प्लीज चलो ना मेरे साथ। मीसा ने राजवीर की तरफ देखते हुए कहा। हाँ मीसा, राजवीर ने कहा और वो मीसा के साथ जाने लगा था। भाई, क्या आप ठीक हैं? मीसा ने बहुत हिम्मत करके राजवीर से एक और सवाल किया था। आज जो भी हुआ था उससे सभी घर वाले डिस्टर्ब थे, लेकिन उसने आज से पहले उसने कभी भी राजवीर को इतना कमजोर पड़ते हुए नहीं देखा था। जब तक रीवा मिली नहीं थी तब तक राजवीर की सांस में सांस नहीं आई थी। ये बात मीसा के मन में अटक गई थी। मैं ठीक हूँ मीसा। ये देखकर मीसा बहुत ज्यादा खुशी थी कि राजवीर ने उसकी एक बात एक बार में ही मान ली थी और वो भी मीसा को लेकर हॉल में आ गई। सभी घर वाले मीसा का वेट कर रहे थे कि कब वो अपनी सरप्राइज रिवील करने वाली है। आज मैं अपनी रीवा बेबी के लिए कुछ लेकर आई हूँ। प्रेजेंट करती हूँ सिंघानिया फैमिली का न्यू मेंबर। तभी मीसा ने रीवा के हाथों से वो रिबन खुलवाया और फिर अपने हाथों से कुछ बाहर निकाला। रीवा ने जैसे ही मीसा के हाथों को देखा तो वो खुशी से उछल पड़ी थी। डुग्गू डुग्गू। मीसा रीवा के लिए एक प्यारा सा छोटा ब्राउन पप्पी लेकर आई थी। रीवा ने जैसे ही उस पप्पी को देखा तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। सभी रीवा के लिए क्लैप कर रहे थे, लेकिन इसकी की हालत पप्पी को देखकर बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसे पेट बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और वो उनसे बहुत ज्यादा डरती भी थी। राजवीर ने जैसे ही रीवा को इतना खुश देखा तो उसने मीसा से कहा, थैंक यू मीसा। उसने इतना कहा और वो ऊपर चला गया था। राजवीर के जाते ही कोमल जी ने कहा, मीसा, अब जब नया मेंबर आया है तो उसका वेलकम भी कुछ वैसा ही होना चाहिए। ये तो कोमल ने बिल्कुल ठीक कहा। मैं अभी आई, कोमल जी ने कहा और वो वहीं से बाहर चली गई थी। मिहिर और रीवा तो डुग्गू के पीछे ही लग गए थे। रीवा को नए खिलौने जैसा लग रहा था। वो पप्पी भी सबसे ज्यादा रीवा के पास ही रह रहा था, जिससे रीवा उछल उछल कर खेल रही थी। ये देखकर दादी ने कहा, मीसा बेटा, तूने ये काम तो बहुत अच्छा किया, सबका मन खुश कर दिया है। सभी घर वाले पप्पी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। वहीं इसकी मीसा के ऊपर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी। दादी, सबका मन तो खुश हो गया, लेकिन मेरा क्या? रीवा तो इसे एक बार भी छोड़ नहीं रही है। मीसा ने मुझे ये करने से पहले एक बार भी नहीं पूछा था। इसके ने मन ही मन कहा,
इसके एक तरफ खड़े होकर ये सब सोच ही रही थी कि तभी मिहिर पप्पी को उसके पास लेकर गया तो वो चिल्लाकर आगे भाग गई। पप्पी से डरकर इसके भागकर कोमल जी के पीछे छुप गई थी, जिनसे हाथों में पूजा की थाली थी। उन्होंने मिहिर को डांटते हुए कहा, मिहिर क्यों तंग कर रहा है मेरी बच्ची को? मॉम, मैं तो बस इसकी की डुग्गू से फ्रेंडशिप करवा रहा था। रीवा भी मिहिर के आगे पीछे चाचू चाचू करके घूम रही थी। ये मिहिर अभी ज्यादा बन रहा है, इसको तो मैं देख लूंगी। कोमल जी ने सभी को पास बुलाया और डुग्गू का घर में वेलकम करने के लिए उसके तिलक भी लगा दिए। वहीं दूसरी तरफ अगली सुबह साहिल के घर पर नूरी और साहिल रात को ही गांव से आनन फानन में घर वापस आ गए थे। वो रात भर परेशान थी और उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। रात को तो साहिल ने उसे किसी तरह सुला दिया था, लेकिन वो टेंशन के मारे जल्दी उठ गई थी। साहिल नूरी के लिए बहुत ज्यादा परेशान था, इसलिए उसने सोचा कि अब वो उसका मूड ठीक करके ही रहेगा। वो नीचे गया और उसने नूरी के लिए उसके पसंद का ब्रेकफास्ट बनवा लिया था। फिर वो रूम में आया और उसने बहुत ही प्यार से नूरी से कहा, तुमने कल रात से कुछ भी खाया नहीं है, अब ब्रेकफास्ट तो कर लो। उसका मूड पहले ही बहुत ज्यादा ऑफ था, मुझे भूख नहीं है। साहिल ने उसे चीयर अप करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन नूरी को तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। नहीं साहिल, मुझे पता करना है कि ये सब किसने किया है। नूरी ने साहिल की तरफ देखते हुए कहा, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। साहिल ने जिस कॉन्फिडेंस से नूरी को ये बात कही थी, उससे उसे बहुत रिलैक्स फील हुआ। अब ऐसे मत बैठो, पहले कुछ खाओ और फिर हम बुटीक चलते हैं। साहिल ने नूरी को हाथ पकड़कर बेड से उठाया। वो दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे जा रहे थे कि तभी नूरी के पास उसके बुटीक में काम करने वाले फैशन डिजाइनर का एक मैसेज आया, जिसे पढ़कर नूरी हैरान रह गई थी। क्या हुआ नूरी, किसका मैसेज है? दिव्या का मैसेज है। वो बोल रही है कि बुटीक के बाहर बहुत सारे रिपोर्टर खड़े हैं। व्हाट? नूरी ने कहा, हाँ मुझे जाना होगा। नूरी की बात पर साहिल बोला, नहीं तुम रुको, अभी वहाँ जाना ठीक नहीं होगा, वो रिपोर्टर तुम्हारे लिए ही वहाँ आए होंगे। साहिल ने इतना बोलकर अपना फोन निकाला और अपने असिस्टेंट को कॉल करके बोला, बुटीक के बाहर रिपोर्टर खड़े हैं, उन्हें वहाँ से हटाओ और सिक्योरिटी थोड़ा बढ़ा दो, जिससे वो लोग वहाँ दोबारा ना आ सके। इतना बोलकर साहिल ने फोन रख दिया था। साहिल की बात पर नूरी ने कहा, इन सब से क्या होगा, वो लोग तो कैसे भी आ ही जाएंगे और नहीं आ पाए तो कुछ भी न्यूज छाप देंगे, तुम क्यों चिंता कर रही हो? मैंने कहा ना कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब मैटर तुम मुझ पर छोड़ दो। साहिल ने नूरी को दिलासा देते हुए कहा। नूरी को साहिल की बातों पर एक विश्वास था, जिसे देखकर नूरी ने उस पर विश्वास करते हुए कहा, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, लेकिन जब मेरे पर विश्वास है तो ये लेकिन और किंतु क्यों? सब मेरे पर छोड़ दो और तुम रिलैक्स होकर मेरे साथ नीचे चलो, हम ब्रेकफास्ट करते हैं। साहिल और नूरी एक साथ डाइनिंग टेबल के पास आ गए और साहिल ने नूरी के बैठने के लिए चेयर खींचा और उसे बैठने के लिए कहा। उसके बाद वो खुद भी बैठ गया था। साहिल के इस गेस्चर से नूरी के चेहरे पर मुस्कान बनी हुई थी, जिसे सेजल साफ साफ देख पा रही थी और ये सब देखकर सेजल का गुस्सा बढ़ते जा रहा था। उन दोनों की तरफ देखकर सेजल बोली, आई कांट बिलीव दिस, कि इतना सब होने के बाद भी तुम मुस्कुरा रही हो। हमारे घर की इज्जत पर बात आ गई है और तुम। सेजल ने इतना कहा ही था कि तभी धीरज प्रताप उनकी बातों को बीच से काटते हुए बोले, दुनिया वाले क्या बोल रहे हैं, इस वजह से क्या नूरी मुस्कुराना भी छोड़ दे? हम नूरी के अपने हैं और हमें पता होना चाहिए कि नूरी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। मुझे नूरी पर विश्वास है, इसने ऐसा कुछ नहीं किया है। धीरज प्रताप की बात सुनकर नूरी बहुत खुश हो गई थी। उसे नहीं लगा था कि धीरज भी उस पर इतना विश्वास दिखाएंगे। वहीं साहिल ने धीरज की बात पर सेजल से कहा, डैड सही बोल रहे हैं मॉम, बाहर वालों की बातों में आकर हम अपनी शांति क्यों बर्बाद करें? और ये सब जिसने भी किया, इसके पीछे जो भी है उसे मैं बहुत जल्दी ही ढूंढ लूंगा। तुम सभी को जो लगता है वो करो, मुझे क्या। सेजल ने इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा था। इसकी अपने रूम में ऑफिस के लिए रेडी हो रही थी। इसकी तुम इतनी जल्दी ऑफिस के लिए रेडी होने लगी? हाँ, मुझे थोड़ा सा काम है जिस वजह से मैं जल्दी जाऊंगी। ऐसा क्या काम है जिसके बारे में मुझे नहीं पता? तुम्हें तो काम मैं ही देता हूँ। मुझे बस थोड़ा सा काम था, लास्ट डे का बच गया था। आर यू श्योर? यस। इसकी की बात पर राजवीर ने उससे आगे कुछ नहीं कहा। सोफे पर जाकर बैठ गया था। अभी ऑफिस जाने में समय था, जिस वजह से राजवीर अपना काम करने लगा था।
काम करते हुए वो इसकी की सारी हरकतें भी नोटिस कर रहा था। उसे आज इसकी की हरकतें थोड़ी अजीब लग रही थी, जिसे राजवीर समझ नहीं पा रहा था। आज सुबह से ही इसकी एक बार भी रूम से बाहर नहीं गई थी, यहाँ तक कि एक्सरसाइज भी उसने रूम में ही कर लिया था। इन सभी बातों को सोचते हुए राजवीर ने कहा, आज तुम एक्सरसाइज के लिए बाहर क्यों नहीं आई? जब से उठी हो तब से रूम में ही हो। वो ठंड है ना, इसलिए मेरा मन बाहर जाने का नहीं कर रहा है। लेकिन तुम्हें थोड़ा सा भी टाइम मिलता तो तुम मीसा के पास चली जाती हो, पर कल रात से तुम एक बार भी मीसा के पास नहीं गई। राजवीर की बात सुनकर इसकी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या बोले। उसके पास कोई जवाब नहीं था उसे देने के लिए। इसकी ये सब सोच ही रही थी कि तभी रीवा ब्राउनी के साथ रूम में आते हुए बोली, मम्मा। रीवा के साथ डॉगी को देखकर इसकी थोड़ा घबरा गई थी और थोड़े पीछे हटते हुए बोली, रीवा तुम इसे रूम में क्यों लेकर आई हो? बाहर ही खेलना था ना इसके साथ। आपके साथ? रीवा की बात पर इसकी बोली, नहीं आप अकेले खेलो, मुझे नहीं खेलना है इसके साथ। अगर मम्मा को नहीं खेलना है तो कोई बात नहीं, मैं खेल लेता हूँ आपके साथ और आपके नए दोस्त के साथ। राजवीर की बात सुनकर रीवा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वहीं इसकी ने जैसे ही ये बात सुनी तो उसने कहा, अगर आपको खेलना है तो इसको बाहर लेकर जाइए और वही खेलिए। क्यों? मैं और रीवा रूम में ही खेलने वाले हैं और अभी तुमने ही कहा कि बाहर ठंड है, इसलिए हम दोनों यही खेलेंगे। राजवीर ने इसकी की बात पर कहा था। इसकी को देखकर राजवीर कहीं न कहीं समझ रहा था कि इसकी ब्राउनी से डर रही थी, लेकिन वो बात नहीं कर रही थी। पर इसकी के चेहरे पर डर और घबराहट साफ साफ नजर आ रहा था। राजवीर की बात सुनकर इसकी ने थोड़े गुस्से में उसकी तरफ देखा, लेकिन वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही ब्राउनी भागते हुए इसकी की तरफ जाने लगा। ये देखकर इसकी डर से चिल्लाकर बोली, राजवीर इसे प्लीज मेरे से दूर रखिए। इसकी ने इतना कहा ही था कि जल्दी से भागकर राजवीर के पास खड़ी हो गई थी। इसकी को ऐसे डरता हुआ देखकर राजवीर बोला, अच्छा अब समझ में आया, तुम्हें डॉगी से डर लगता है इसलिए ये सब बोले जा रही थी। अगर आप समझ ही गए हो तो प्लीज इस डॉगी को मेरे से दूर करिए, ये मेरे पास ही क्यों रह रहा है? कुछ नहीं होगा, ये अभी बहुत छोटा है, कर ही क्या लेगा? तुम डरना बंद करो। छोटा है तो क्या हो गया, मुझे डर लगता है, आप प्लीज इसे दूर करिए। देखो रीवा देख रही थी, इसके लिए तो डरना बंद करो। आप रीवा को और इस डॉग को लेकर बाहर जाइए। तुम एक बार इससे दोस्ती तो कर लो, फिर तुम्हें डर नहीं लगेगा। वैसे भी अब ये इसी घर में रहेगा, ये काट लेगा तो? क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो? इसकी घर में सभी लोग इससे मिले और इसके साथ खेलें, किसी को इसने कुछ नहीं किया और ये अभी बहुत छोटा है। ये मेरी तरफ देखकर भौंक क्यों रहा है और अपनी पूंछ भी हिला रहा है? ये खेलने के मूड में है इसलिए ऐसे कर रहा है। अब तुम डरना बंद करो और थोड़ी हिम्मत दिखाओ। मैं यही हूँ इसकी, तुम चिंता करना बंद करो। आप साथ में ही रहिए ना प्लीज। मैं साथ में ही हूँ, राजवीर ने कहा। राजवीर की बात सुनकर इसकी ने हिम्मत करके अपने हाथ को आगे किया और ब्राउनी के सिर पर धीरे धीरे हाथ रखा। इसकी को ऐसा करता देखकर राजवीर ने कहा, बस हो गया, इतना ही तो करना होता है, इसमें क्या हो गया? ये क्या कर रहा है? वो तुम्हें पहचानने की कोशिश कर रहा है। डॉग ऐसे ही करते हैं किसी के बारे में जानने के लिए, लेकिन मुझे इससे डर लग रहा है। कोई बात नहीं है, आज के लिए इतना काफी है, तुम्हें धीरे धीरे आदत हो जाएगी और ये डर भी खत्म हो जाएगा। राजवीर ने रीवा को गोद में उठाया और कहा, हम खेलते हैं, मम्मा बाद में खेल लेगी। रीवा ने कहा, ओके। रीवा की बात सुनकर राजवीर के होठों पर स्माइल आ गई थी। राजवीर और रीवा की बात पर इसकी ने कुछ नहीं कहा और वो रूम से बाहर चली गई। इसकी वहाँ से सीधे मीसा के रूम में गई। मीसा इसकी को अपने रूम में देखकर बोली, क्या बात है, आज तो तू ऑफिस के लिए जल्दी रेडी हो गई है। हाँ, मेरा मन हुआ तो हो गई। वैसे तेरा डर खत्म हुआ? कौन सा डर? ब्राउनी का डर, तू जो उससे डर रही है। मुझे कोई डर नहीं लगता, वो तो मैं अचानक उसे देखकर घबरा गई थी बस। अच्छा जी, झूठ बोलोगी तू? मुझे अच्छे से पता है कि तू उसे देखकर डर गई थी। अच्छा ठीक है, मुझे पेट से डर लगता है, मुझे तो कल तेरे पर गुस्सा आ रहा था, वो तो मुझे पता चल गया था। तो जिस तरह से मुझे देख रही थी उसी से मैं समझ गई थी। मीसा की बात पर इसकी ने आगे कुछ नहीं कहा। मीसा ऑफिस के लिए रेडी होने लगी। वो रेडी होते हुए इसकी से बातें कर रही थी। दोनों अपने बातों में बिजी थे कि वही इसकी बातें करते हुए अपने फोन में न्यूज की हेडलाइंस पढ़ रही थी। तभी इसकी ने एक न्यूज देखी जिसे देखकर वो हैरान रह गई थी। पूरी न्यूज पढ़ने के बाद इसकी मीसा से बोली,
तूने न्यूज देखी क्या? इसमें नूरी के बुटीक से जुड़ी हुई खबर आ रही है। क्या? मिसा के सवाल पर इसकी बोली, उसके ड्रेस की डिजाइन कॉपी बताई जा रही है। इसकी की बात सुनकर मिसा उसके पास आई और वो भी अपने फोन में न्यूज देखने लगी। न्यूज देखने के बाद मिसा बोली, ये सब क्या है? ये न्यूज वालों को और कोई काम नहीं है क्या? फालतू की खबरें दिखा रहे हैं। हाँ, सही बोल रही है, नूरी ऐसा कभी नहीं कर सकती। तो ये काम कर, नूरी को कॉल करके पूछ कि ये सब क्या है। वो खुद ही तुझे सब सच बता देगी। ऐसे उससे पूछना ठीक होगा क्या? मेरा मतलब है कि वो सभी इन सब से ही डील कर रही होंगी। सब ठीक होगा तो बात कर, उसे अच्छा लगेगा और उसे हमारी किसी हेल्प की जरूरत होगी तो हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं करती हूँ। इसके ने इतना कहा और उसने जल्दी से नूरी को कॉल लगा दिया। कुछ रिंग होने के बाद नूरी ने कॉल पिक किया और बोली, हेलो। हेलो नूरी, तुम ठीक तो हो ना? और ये न्यूज में क्या चल रहा है? हाँ, मैं ठीक हूँ। नूरी ने इतना कहा और उसके बाद वो इसकी को सभी बातें बताने लगी, जो भी हुआ और जो हो रहा था। सब जानने के बाद इसकी बोली, ये कौन कर सकता है? पता नहीं, मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। नूरी की बात पर इसकी बोली, कोई बात नहीं नूरी, दुनिया ऐसी ही है। खैर, तुम इस बारे में ज्यादा चिंता मत करो। साहिल ने कहा है ना तुमसे कि वो सब ठीक कर देगा, तो बस उस पर विश्वास करो, वो सब ठीक कर देगा। हाँ, मुझे विश्वास है। पता नहीं कौन इसे फंसा रहा है। कोई भी कर सकता है। आजकल समझ में कहाँ आता कि कौन हमारी खुशी देखकर खुश है और कौन दुखी है। सही कहा। मिसा की बात पर इसकी ने कहा। इसकी और मिसा ने थोड़ी देर बातें की और उसके बाद दोनों ऑफिस के लिए निकल गए थे। इसके ऑफिस आने के बाद सबसे पहले राजवीर के दिन भर का शेड्यूल बनाने लगी थी। शेड्यूल बनाने के बाद इसकी राजवीर के ऑफिस आने का वेट करने लगी। आज इसकी राजवीर से पहले ऑफिस के लिए निकल गई थी। इसकी राजवीर का वेट कर रही थी कि तभी इसकी की केबिन में नियति आ गई। नियति को देखकर इसकी अपने फाइल में देखने लगी थी। नियति इसकी के पास आई और बोली, दीपिका, राजवीर सर अभी तक नहीं आए हैं क्या? नियति की बात पर इसकी ने अपने सिर को ऊपर करके उसकी तरफ देखा और कहा, नहीं, आज सर नहीं आने वाले हैं क्या? नियति ने पूछा। नियति के सवाल पर इसकी बोली, पता नहीं, मेरे पास कोई अपडेट नहीं है। आ भी सकते हैं और नहीं भी। कोई जरूरी काम था क्या? नहीं, जरूरी काम तो नहीं था, बस इस सर को ये मंथली रिपोर्ट देने आई थी। लेकिन ये तो कोई और भी लेकर आ सकता है ना? ये बहाना था ना? मैं तो जानकर यहाँ आती हूँ सर को देखने के लिए, लेकिन ऐसे बार बार आना ठीक नहीं है। मेरा मतलब है कि तू एक बड़े पोस्ट पर है, तो ये सब तेरा काम नहीं है। ऑफिस में किसी से ये ठीक नहीं लगेगा। इसकी की बातों को सुनकर नियति चेयर पर बैठते हुए बोली, मैं जानती हूँ, पर मुझे ऑफिस में किसी से कोई मतलब नहीं है कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है और क्या नहीं। नियति की बातों को सुनकर इसकी ने एक फीकी से स्माइल देते हुए कहा, ये भी ठीक है। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी इसकी का फोन रिंग हुआ था। इसकी ने देखा कि उसे राजवीर कॉल कर रहा था। राजवीर का कॉल देखकर इसकी ने जल्दी से कॉल पिक किया और बोली, हेलो, मेरा आज का शेड्यूल क्या है ये बताओ। ठीक है, इतना बोलकर इसकी ने फोन रख दिया था और फिर नियति की तरफ देखकर बोले, सर आ गए हैं। नियति ने जैसे ही इसकी की बात सुनी वो खुश हो गई थी और अपनी जगह से खड़ी होते हुए बोली, ठीक है, तो मैं ये रिपोर्ट सर को देकर आती हूँ। नियति ने इतना कहा और वहाँ से चली गई थी। नियति के जाने के तुरंत के बाद इसकी भी नियति के पीछे पीछे राजवीर के केबिन में गई। वहीं दूसरी तरफ नूरी अपने रूम में बैठी हुई थी। साहिल ने उसे बुटीक जाने से मना कर दिया था, जिस वजह से वो रूम में ही बैठी हुई अपने फोन में कुछ न कुछ कर रही थी। नूरी शांति से बैठी हुई थी कि तभी साहिल का कॉल आया। साहिल के कॉल को देखकर नूरी ने जल्दी से फोन पिक किया और बोली, हेलो। इतनी जल्दी फोन उठा लिया? फोन क्या हाथ में ही था? हाँ, अच्छा, न्यूज तो नहीं देख रही थी ना? नहीं, गुड, न्यूज देखना भी मत, बिना बात के डिस्टर्ब हो जाओगे। हाँ, यही सोचकर मैंने नहीं देखा। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है, टाइम से खाना खा लेना, मुझे उसके लिए दोबारा कॉल न करना पड़े। वहीं राजवीर के ऑफिस में राजवीर को फाइल देने के बाद नियति उसके केबिन से चली गई थी। नियति के जाने के बाद इसकी ने राजवीर को आज पूरे दिन का शेड्यूल बताया। आज आपको आने में लेट कैसे हो गया? रीवा के साथ खेलने में मुझे टाइम का पता नहीं चला। मुझे लगा ही था कि यही हुआ होगा। ये कुछ फाइल है, इसे चेक कर लीजिए। इसकी उन फाइल की तरफ देखते हुए बोली, राजवीर, आपको इतनी सारी फाइल कुछ कैसे लगती है? इसकी के सवाल को सुनकर राजवीर उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये सच में कम फाइल है इसकी,
और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। राजवीर की बात सुनकर इसकी ने उन फाइल को ले लिया और अपने केबिन में चली गई थी। राजवीर और इसकी दोनों ही अपने अपने काम में लग गए, जिस वजह से उन्हें टाइम का पता नहीं चला। सुबह से कब दोपहर हो गई इस बात का अंदाजा नहीं रहा। इसकी ने बीच में अपने काम से ब्रेक लिया और टाइम देखा। टाइम देखकर इसकी ने हैरानी से कहा, लंच टाइम हो गया है और मुझे कैसे पता नहीं चला इस बारे में। इतना बोलने के बाद इसकी को एहसास हुआ कि उसे भूख लग रही थी। इस बात का एहसास होते ही इसकी अपनी जगह से उठी और राजवीर के पास जाकर बोली, राजवीर आपको काम करते हुए लंच का पता नहीं चला क्या? लंच हो गया है क्या? हाँ, और मुझे बहुत भूख लग रही है। अगर तुम्हें भूख लग रही थी तो इसके लिए लंच ब्रेक का वेट करने की क्या जरूरत थी? मैं लंच ब्रेक का वेट नहीं कर रही थी, बल्कि काम करते हुए मुझे समय का पता नहीं चला। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने उससे आगे कुछ नहीं कहा और उसने अपने फोन में खाने के लिए कुछ ऑर्डर कर दिया था। कुछ समय के बाद उसका खाना आ गया और दोनों ने साथ में खाना खाया। लंच करने के बाद एक बार फिर से दोनों अपने अपने काम में बिजी हो गए थे। आज का दिन दोनों के लिए बहुत बिजी था। दोनों के पास बहुत सारा काम था, जिस वजह से दोनों ही अपने अपने काम में लगे हुए थे। इसके राजवीर के केबिन में ही बैठकर काम कर रही थी और काम करते हुए वो बीच बीच में राजवीर की तरफ भी देखी जा रही थी। इसकी को ऐसे बीच बीच में अपनी तरफ देखता हुआ देखकर राजवीर ने कहा, क्या हुआ इसकी? काम करते हुए तुम बीच बीच में मुझे क्यों देख रही हो? मैं तो बस आपको बीच बीच में देख रही हूँ कि आप हमें साथ में कितना समय मिल जाता है ना। दोनों पहले अपने अपने काम में बिजी हो जाते थे, लेकिन अब दोनों एक साथ में ही काम कर रहे थे। हाँ, ये तो तुमने सही कहा। आपके साथ काम करते हुए मुझे काफी कुछ सीखने के लिए भी मिला है। अच्छा, और तुमने क्या सीखा है? राजवीर के सवाल पर इसकी ने कहा, बहुत कुछ। मैं कभी और आपको आराम से बता दूंगी। अभी मेरे बॉस ने मुझे बहुत सारा काम दिया है जिसे जल्दी पूरा करना है। हाँ, जल्दी पूरा करो अपने काम को, नहीं तो तुम्हारा बॉस तुमसे बहुत गुस्सा हो जाएगा और फिर तुम्हें डांट पड़ेगी। बिल्कुल नहीं, मेरे बॉस बहुत अच्छे हैं, वो मुझे नहीं डांटते। इसकी की बातों को सुनकर राजवीर ने आगे कुछ नहीं कहा और वो भी अपना काम करने लगा था। राजवीर से बात करने के बाद इसकी दोबारा से अपने काम में लग गई थी। ऐसे ही काम करते हुए शाम हो गया था। शाम का समय था। साहिल काम खत्म करके अपने ऑफिस से निकल गया था। साहिल कार में ही था कि तभी उसकी कार ट्रैफिक में रुक गई। ट्रैफिक को देखकर साहिल एक गहरी सांस ली और कार से बाहर की तरफ देखने लगा था। साहिल कार से बाहर देख रहा था, तभी उसके असिस्टेंट का कॉल आ गया। असिस्टेंट का कॉल देखकर साहिल ने जल्दी से उसे पिक किया। फोन के दूसरी तरफ से साहिल के असिस्टेंट ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर उसे बहुत तेज गुस्सा आ गया था। उसने कहा, तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना? तुम्हें पता भी है ना कि तुम किस पर ये इल्जाम लगा रहे हो? उसकी आवाज में उसका गुस्सा साफ साफ सुनाई दे रहा था। जी सर, मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने ये सब अच्छे से पता लगाने के बाद आपको बताया है और हमारे पास सभी प्रूफ भी हैं। साहिल को अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि नूरी और उसकी इमेज खराब करने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की माँ थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपने असिस्टेंट से कहा, तुम ये बात किसी और को मत बताना और हाँ, डैड को इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए। ये मेरा ऑर्डर है। यस सर। साहिल ने फोन काट दिया था और वो कुछ देर वहीं बैठा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो आज अंदर से हारा हुआ फील कर रहा था। उसके दिमाग में बार बार उसके मैनेजर के कहे हुए शब्द चल रहे थे। एक तरफ तो उसने नूरी से प्रॉमिस किया था कि वो इस इंसान को कड़ी से कड़ी सजा देगा जिसने ये सब किया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ उसे पता चला था कि इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि उसकी मॉम थी। उसके लिए ये सिचुएशन और भी ज्यादा मुश्किल हो गई थी। तभी उसके मोबाइल फोन पर नूरी का कॉल आया। उसने जैसे तैसे हिम्मत करके नूरी का कॉल उठाया। कुछ पता चला साहिल? आपने कहा था ना कि अब कुछ ही देर में आपको पता चलने वाला है। नूरी ने साहिल से पूछा, क्योंकि उससे कुछ देर पहले ही उसे मैसेज किया था कि अब उन्हें ये पता लगने वाला था कि इसके पीछे कौन था। साहिल कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। तभी नूरी ने कहा, साहिल साहिल। उसने नूरी का फोन कट किया और गुस्से में गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी थी। उसके दिमाग में अभी कुछ भी नहीं आ रहा था। वहीं नूरी उसे कॉल पर कॉल किए जा रही थी क्योंकि उसने अचानक फोन कट कर दिया था। ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं?
नूरी ने खुद से कहा। वहीं दूसरी तरफ साहिल की स्पीड बढ़ती जा रही थी और वो रुक नहीं रही थी। दूसरी तरफ नूरी का मन बहुत ज्यादा घबरा रहा था। साहिल स्पीड में गाड़ी भगा ही रहा था कि तभी उसके सामने एक गाय आ गई, जिसे बचाने के चक्कर में उसकी कार अनकंट्रोल्ड हो गई थी और सीधा जाकर पेड़ से टकरा गई थी। उसकी कार का हॉर्न बजता रहा। कुछ देर के बाद आसपास के लोग आ गए और उसे हॉस्पिटल ले गए। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन में इसकी अपना काम फिनिश कर रही थी कि तभी नियति उसके पास आई और उसने इसकी से कहा, दीपिका मुझे तुझसे कुछ कहना है। नियति को देखकर इसकी ने अपनी फाइल को साइड में रखा और उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ बोलना, तुझे क्या कहना है। यार सुन ना, हम इतने टाइम से फ्रेंड्स हैं, लेकिन ना कभी तू मेरे घर आई है और ना ही मैं तेरे घर आई हूँ। फ्रेंडशिप में ऐसे थोड़ी होता है, ऐसा करते हैं, आज मैं तेरे घर चलती हूँ, फिर नेक्स्ट वीकेंड पर मेरे पेरेंट्स यहाँ आएंगे, तब तू मेरे घर चल लेना और फिर उनसे भी मिल लेना। नियति बड़े प्यार से इसकी से कहा था। ये सुनते ही इसकी बहुत ज्यादा घबरा गई थी। वो किसी भी हाल में नियति को घर नहीं ले जा सकती थी, क्योंकि उसने अभी तक नियति को उसकी सच्चाई नहीं बताई थी। वहीं अगर वो आज भी नियति को कोई बहाना बनाकर मना कर देती तो उसे भी बहुत ज्यादा बुरा लगता। इसकी यही सब सोच रही थी, तभी नियति ने कहा, हेलो मैडम, किन ख्यालों में खो गई? आज भी कोई बहाना है क्या तेरे पास? इसकी ने नियति की तरफ देखा और बड़े प्यार से कहा, नहीं नियति, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस ये काम खत्म कर लो, फिर मेरे घर चलते हैं। ये सुनते ही नियति बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और उसने कहा, ये कोई ना बात दीपिका, तो जल्दी से काम कर ले, तब तक मैं भी सब कुछ वाइंड अप करके आती हूँ। नियति इतना कहकर इसकी के केबिन से बाहर चली गई। नियति जैसे ही गई तो इसकी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। उसने खुद से कहा, इसकी तो जीनियस है। उसने जल्दी से राजवीर को इन्फॉर्म कर दिया था और आगे की सारी प्लानिंग की। वहीं दूसरी तरफ मीसा अपने ऑफिस में काम कर रही थी। तभी रेहान ने उसे कॉल किया। मैं जस्ट तुम्हें ही कॉल करने वाली थी, लेकिन उससे पहले तुमने ही कॉल कर दिया। रेहान ने मीसा से कहा, मीसा मॉम ने आज तुम्हें और मुझे साथ में घर बुलाया है, तो प्लीज टाइम पर रेडी हो जाना। क्या बात है, बहुत जल्दी याद आ गया तुम्हें। आंटी ने मुझे भी कॉल करके कह दिया था। ओहो, मैं हमेशा ये बात कैसे भूल जाता हूँ कि मेरी मॉम की फेवरेट तो तुम हो, तो ऑफ कोर्स वो हर बात तुम्हें पहले बताती हैं और बाद में मुझे। अच्छा, अब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है रेहान। मुझे पता है कि तुम सब जानते हो कि आंटी ने मुझे फोन कर दिया था। मीसा ने स्माइल करते हुए कहा। रेहान ने कहा, तुम स्माइल करते हुए बहुत अच्छी लगती हो मीसा। मीसा ने तुरंत अपने चारों तरफ देखा। तुम्हें कैसे पता कि मैं अभी स्माइल कर रही हूँ या नहीं? मीसा ये सुनकर हैरान रह गई थी कि रेहान ने उसे बिना देखे कैसे बता दिया था कि वो स्माइल कर रही थी। ये समझ लो कि तुम्हारे दिल में मैंने सीसीटीवी लगा दिया है, रेहान ने हंसते हुए कहा। मीसा के मना करने के बाद भी वो फिर से उसे चीजी लाइन कहने लगा था। ये सुनकर मीसा ने कहा, रेहान फिर से। उसने हंसते हुए कहा, पहले तो मैं आशिक ही था, शायर बनाया आपने। ये सुनते ही मीसा ने अपने सिर पर हाथ रख लिया था और रेहान से कहा, मिस्टर सस्ते शायर, मैं फोन रख रही हूँ। मीसा ने इतना कहा और फोन रख दिया था। उसने नोटिस किया था कि रेहान से बात करके उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी और फिर वो घर के लिए निकल गई थी। वहीं दूसरी तरफ इसकी नियति के घर जाने के लिए निकल गई थी। इसकी ने यूँ तो सभी तैयारियां कर ली थी, लेकिन फिर भी वो बार बार किसी को मैसेज कर रही थी। क्या हुआ, तो इतनी नर्वस क्यों लग रही है? नियति ने इसकी से पूछा। नहीं, नर्वस कहाँ हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि तू मेरे घर चल रही है। लेकिन दीपिका, तुझे देखकर तो ऐसा लग नहीं रहा है। वैसे तेरे ठाठ हैं या ड्राइवर है, गाड़ी है, क्या बात है? पहले तो तू ऑटो में आती थी ना। नियति ने सच्चाई छुपाने के लिए इसकी को एक के बाद एक कुछ न कुछ नए बहाने देने पड़ रहे थे। उसने कहा, वो मेरे पेरेंट्स बहुत रिच है, लेकिन मैं अपने दम पर कुछ करना चाहती थी, इसलिए मैंने वो ऑटो एंड ऑल। क्या बात है दीपिका, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तू किसी पर डिपेंड नहीं है। कुछ देर के बाद इसकी और नियति के घर के बाहर पहुंच गए थे। नियति ने जैसे ही वो घर देखा तो वो देखती ही रह गई थी। उसने इसकी से कहा, वाओ दीपिका, ये तेरा घर है, कितना सुंदर है। इसकी ने नियति की तरफ देखते हुए कहा,
थैंक्स नियति। वो दोनों मेन डोर तक पहुँचे और इसकी वहाँ चुपचाप खड़ी होकर डोर की तरफ देख रही थी। नियति ने इसकी की तरफ देखा तो वो हैरान रह गई थी, क्योंकि पिछले 5 मिनट से वो बस खड़ी ही थी। फिर उसने इसकी से कहा, ये ऑटोमेटिक है क्या दीपिका? नहीं तो खुद ही खुलना पड़ता है। इसकी ने मासूमियत से कहा, तो फिर डोरबेल बजा ना दीपिका। इसकी ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ। उसने जैसे ही डोरबेल बजाई तो किसी ने डोर ओपन किया। किसी ने इसकी का नाम लेना चाहा, लेकिन इसकी उसकी तरफ आंखें दिखाकर उसे रोक ली थी। दीपिका, तू आ गई? आज काफी लेट हो गया ना? हाँ, आ गई हूँ, और मेरे साथ मेरी दोस्त नियति भी आई है। ओह, हाय नियति, कैसी हो? दीपिका डेली तुम्हारी बातें करती है। सारी बातें यही कर लोगी या अंदर भी चलोगी? ओहो, हाँ, वो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। ये सुनते ही नियति ने हंसते हुए कहा, अभी कुछ देर पहले दीपिका एक्साइटेड थी और अब तुम भी। हाँ हाँ, यू आर ग्रेट। नियति, मेरी फैमिली ही ऐसी है, हम ऐसा एक्साइटेड ही रहते हैं, बाकी बातें अंदर चलकर करते हैं। तभी अंदर से आवाज आई, मधु कौन है बेटा? इसकी आ गई क्या? ये सुनते ही इसकी और मधु एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इसकी नियति ये नाम सुनकर एक अलग सा एक्सप्रेशन दिया। नहीं दादी, वो मधु की फ्रेंड इसकी नहीं आई है, अभी तो मैं आई हूँ, आप की दीपिका, वो भी ऑफिस से, और साथ में मेरी फ्रेंड भी है। मधु ने दादी को सब कुछ समझाया तो था, लेकिन फिर भी दादी भूल गई थी और उन्होंने इसकी कह दिया था। हालांकि इसकी ने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से सब कुछ संभाल लिया था। इसकी और दादी की बात सुनते हुए नियति हंसने लगी थी। इसकी ने नियति को सोफे पर बैठने के लिए कहा और खुद भी उसके पास बैठ गई थी। क्या हुआ नियति, तू हंस क्यों रही है? हंसी नहीं आएगी तो क्या आएगा? तू अपनी दादी को ऐसे इंट्रोडक्शन दे रही है जैसे तेरा नाम उन्होंने पहली बार सुना है। ये सुनते ही इसकी जोर जोर से हंसने लगी थी। तू भी कितनी फनी है नियति। इसकी की हंसी देखकर नियति और मधु उसकी तरफ देखने लगे, क्योंकि वो बिना बात के ही हंस रही थी। तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? माना मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूँ, लेकिन अब ऐसे देखो भी मत। नियति ने इसकी को पहले कभी नहीं देखा था। वहीं इसके अंदर ही अंदर इतनी नर्वस हो रही थी कि वो कुछ न कुछ भी कह रही थी और कर भी रही थी। मैं पानी लेकर आती हूँ, मधु ने इतना कहा और वो किचन में चली गई। अच्छा, अब मुझे सबसे मिलवाओगी भी नहीं? हाँ, मिलवाऊंगी ना, जरूर मिलवाऊंगी। देख, पहले मैं तुझे एक बार सब बता देती हूँ। मेरे पेरेंट्स बाहर रहते हैं और साल में कभी कभी मिलते हैं। हमारे साथ मेरी दादी और एक कजन रहती है जिसे तो अभी मिली थी। बस इतनी छोटी सी फैमिली है हमारी। आज नियति ने जब इसके के घर जाने की जिद की थी, तभी इसकी ने कॉल पर मधु को सब कुछ समझा दिया था। इसकी नियति को मधु के घर लेकर आई थी और उसे उसका घर को खुद बता रही थी। क्यूट फैमिली है दीपिका तेरी। मुझे न तेरी दादी से भी मिलना है। एक्चुअली मुझे अपनी दादी की बहुत ज्यादा याद आ रही है। वो तो अब सो गई होंगी, वो डेली दवाई लेती है ना, इसीलिए जल्दी सो जाती हैं। अभी तो दादी उठी हुई थी। तो दीपिका मुझे मिलने क्यों नहीं दे रही है? नियति कुछ कहती उससे पहले ही मधु स्नैक्स और जूस लेकर बाहर आ गई। मधु, इसकी और नियति ने एक दूसरे से ढेर सारी बातें की। नियति ने पूछा, अच्छा तो ये बताओ कि तुम दोनों में बड़ा कौन है? मैं, इसकी और मधु ने एक साथ कहा था। अच्छा, दोनों ही बड़ी हो? मैं बड़ी हूँ और दीपिका मुझसे कुछ महीने ही छोटी है, लेकिन ये बचपन से खुद को ही बड़ा समझती है, इसलिए इसने खुद का नाम ले लिया। ये बात सुनते ही इसकी की सांस में सांस आई। मधु भी बहुत अच्छे से सब कुछ हैंडल कर रही थी। तो सब डिनर करते हैं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, इसकी ने कहा। नियति ने कहा, हाँ दीपिका। नियति हॉल से डाइनिंग टेबल की तरफ जा रही थी कि उसने देखा कि मधु और उसकी फैमिली की तस्वीर वहाँ लगी हुई थी। दीपिका, इस फैमिली पिक्चर में तू क्यों नहीं है? नियति ने इसकी से पूछा। इसकी और मधु ने जैसे ही उस फोटो को देखा तो अपना अपना सिर पकड़ लिया था। अब क्या जवाब दूं इसे? इसकी ने खुद में कहा। नियति ने कहा, दीपिका मैं तुझसे बात कर रही हूँ। हाँ, वो मैं इस फोटो में नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरी फैमिली नहीं है। ये सुनते ही नियति हैरान होकर उसके सामने देखने लगी थी। नियति, मधु और इसके तीनों उस फोटो के सामने खड़े थे। तभी इसकी कोई हिचकियां आने लगी। वो दीपिका के कहने का मतलब है कि ये मेरे पेरेंट्स है ना, इसलिए इसमें दीपिका नहीं है।
उसकी फैमिली फोटो दादी के रूम में लगी हुई है, इसलिए अभी वहाँ जा नहीं सकते। मधु ने एक सांस में ये पूरी बात कह दी थी। उसने इस बात को कंप्लीट करने के बाद एक गहरी सांस ली। रिलैक्स मधु, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, नियति ने कहा। तभी लता दीदी ने सबको आवाज लगाते हुए कहा, डिनर लग गया है। सभी डिनर करने के लिए डाइनिंग टेबल के पास बैठ गए और डिनर करने लगे। ये लता दीदी है, ये हम सबका ख्याल रखती हैं। हम सब बस इनसे ही डरते हैं, इवन दादी भी। वहीं इसकी की हिचकियां बंद नहीं हो रही थी। क्या हुआ दीपिका, तुझे इस टाइम कौन याद कर रहा है? जरूर कोई स्पेशल वन होगा। ये सुनते ही इसकी मन ही मन राजवीर को याद करने लगी। तभी राजवीर का मैसेज इसकी के फोन पर आया, जिसमें लिखा था आई मिस यू। इसकी उस मैसेज को पढ़कर ब्लश करने लगी थी। नियति ने हंसते हुए कहा, किसका मैसेज आ गया जो इतना ब्लश कर रही है? नहीं नहीं, कोई मिमी था, इसकी ने हंसते हुए कहा। और जैसे ही उसका ध्यान भटका, उसकी हिचकियां भी बंद हो गई थी। लता दीदी, खाना बहुत अच्छा बना है, नियति ने कहा। थैंक यू दीदी, लता दीदी ने कहा। डिनर करके इसकी और नियति कुछ देर और बातें करने लगी। तभी नियति ने टाइम देखा और कहा, ओह माय गॉड, 9:30 हो गए। मेरे मकान मालिक 10 बजे के बाद एंट्री नहीं करने देते हैं। अब मुझे घर जाना चाहिए। टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। हमें तो पता चला ही है, मधु ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्योंकि आज बार बार वो दोनों बाल बाल बचे थे। मधु, तुमने कुछ कहा? नियति ने कहा, हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि रात ज्यादा हो गई है तो ड्राइवर छोड़ाएगा। हाँ, ये भी सही रहेगा, नियति ने मधु से कहा। नियति ने इसकी और मधु को बाय कहा और अपने घर के लिए निकल गई थी। उसके जाते ही इसकी और मधु धम से सोफे पर बैठ गए और दोनों ने चैन की सांस ली। आज तो तूने बचा लिया मधु, तेरे लिए तो कुछ भी कर सकती हूँ, मधु ने हंसते हुए कहा। और दोनों बातें करने लगे। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में साहिल को ज्यादा चोट तो नहीं आई थी, लेकिन वो अभी भी उस बात के सदमे में था कि उसकी मॉम ने ये सब किया था। इसलिए उसे कभी होश आ रहा था तो कुछ देर के बाद वो फिर से बेहोश हो रहा था। रीत और कार्तिक को जैसे ही ये बात पता चली तो वो दोनों डिनर के बीच में ही यहाँ आ गए थे। कार्तिक सेजल प्रताप और धीरज प्रताप रूम के बाहर उसके होश में आने का इंतजार कर रहे थे। वहीं नूरी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। कुछ देर के बाद वहाँ उदय प्रताप भी आ गए थे। सेजल प्रताप ने जैसे ही उदय प्रताप को देखा तो कहा, आ गए हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए। सेजल, भगवान के लिए अभी तो चुप करो। मैं क्यों चुप हो जाऊं? मैंने वही तो कहा जो सच है। सेजल, इससे पहले कि मैं कुछ गलत कर बैठूं, चुप हो जाओ। सेजल प्रताप गुस्से में साइड में जाकर बैठ गई थी। उसने नूरी को देखते हुए कहा, अब क्यों आंसू बहा रही है? जब से इस घर में आई है मेरे बेटे का बुरा टाइम शुरू हो गया है। नूरी ये सुनकर और ज्यादा टूट गई थी। देखा उदय, ये अभी भी क्या कर रही है? ऐसे टाइम में जहाँ इस बच्चे को हमें संभालना चाहिए, तभी ये सिर्फ उसे ताने दे रही है, धीरज प्रताप ने कहा था। ये सुनते ही सेजल प्रताप गुस्से में और कुछ भी बोलने लगी थी। तभी एक नर्स आई और उसने कहा, मैडम आप प्लीज धीरे बोलिए, ये हॉस्पिटल है। ये सुनते ही सेजल वहाँ से साइड में चली गई थी। इस नर्स की खबर तो मैं लूंगी, वो मन ही मन बड़बड़ाने लगी थी। भैया आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ, तो आप फिक्र मत कीजिए, उदय प्रताप ने धीरज प्रताप को दिलासा देते हुए कहा था। रीत ने बाहर आकर कहा, साहिल को होश आ गया है। ये सुनते ही सभी बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, लेकिन अभी वो सिर्फ एक आप में से किसी एक से ही मिलना चाहता है। रीत आगे कुछ कह ही रही थी कि सेजल प्रताप ने कहा, मेरा बेटा मुझे ही बुला रहा होगा। नहीं, उसने नूरी का नाम लिया है। यह सुनते ही नूरी ने अपने आंसू पोंछे और वो साहिल से मिलने के लिए अंदर चली गई। वहीं दूसरी तरफ मधु के घर पर इसकी और मधु बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी मीसा इसकी को पिक करने के लिए आ गई थी। मधु ने उसे भी बातें करने के लिए बिठा लिया था। तीनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि डोरबेल बजी। मीसा ने कहा, मैं देखती हूँ। मीसा ने जैसे ही डोर लेंस से देखा तो वह हैरान रह गई थी। ये कैसे आ गई? अब क्या करूं? मीसा भागते हुए इसकी और मधु के पास आई और उसने घबराते हुए कहा, वो आ गई इसकी। कौन आ गया मीसा? और तूने दरवाजा क्यों नहीं खोला? मीसा के चेहरे का रंग ही उड़ गया था, जिसे देखकर इसकी और मधु को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी फिर से डोरबेल बजी। नियति आ गई। क्या? नियति? वो कैसे? मीसा, सबसे पहले तो तू अंदर जाकर छुप जा।
नियति ये बात जानती थी कि मीसा राजवीर की बहन थी। इसकी जानती थी कि अगर नियति मीसा को यहाँ देख लेगी तो सब गड़बड़ हो सकता था, इसलिए उसने मधु के रूम में छुपने को कह दिया था। इसकी भागकर डोर तक गई और उसने जल्दी से डोर ओपन किया। नियति तू? इसकी ने ऐसे कहा जैसे उसे पता ही नहीं था कि वो आई थी। वो दीपिका, वो मैं आधे रास्ते पहुंच गई थी, लेकिन तब जाकर मुझे याद आया कि मेरा मोबाइल तो यही रह गया है। इसकी ने जैसे ही ये बात सुनी तो उसने चैन की सांस लेते हुए कहा, वो अच्छा मोबाइल, फिर ठीक है। नियति अंदर आई और उसने अपना मोबाइल ले लिया और वापस जाने लगी। हालांकि उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे उसके आने से मधु और इसकी जरा परेशान हो गए थे। गुड नाइट दीपिका। गुड नाइट मधु, नियति ने कहा और वो बाहर जाने लगी। एक बार और देख लो, कुछ रह तो नहीं गया। इसकी और नियति ने एक साथ मधु की तरफ देखा। मधु ने हंसते हुए कहा, वो मेरा मतलब है फिर से चक्कर न लग जाए। नहीं, अब सब कुछ ले लिया है, नियति ने कहा और वो इसकी और मधु को बाय करके चली गई थी। इसकी ने जैसे ही डोर बंद किया तो उसने सबसे पहले मधु की तरफ देखा और दोनों ने एक साथ कहा, फाइनली। वहीं नियति जैसे ही कार में बैठ रही थी तो उसने साइड में मीसा की कार देखी। ये तो राजवीर सर की सिस्टर की कार है, नियति ने खुद से कहा, क्योंकि उसने मीसा को कई बार इसी कार में ऑफिस आते हुए देखा था। नहीं, उसकी कार यहाँ कैसे होगी? मैं भी ना राजवीर सर से ऑब्जर्व्ड हो गई हूँ, इसलिए कुछ भी सोच रही हूँ, नियति ने खुद से कहा। फिर वो घर चली गई थी। उसके जाते ही मीसा रूम से बाहर आई और उसने देखा कि इसकी और मधु फिर से सोफे पर बैठ गए थे। तुम दोनों को मुझे थैंक्स कहना चाहिए कि मैंने सीधा डोर ओपन नहीं किया, वरना आज दीपिका को इसकी बनना ही पड़ता। मीसा ने हंसते हुए कहा, मीसा जी, हमारी प्यारी मीसा जी, थैंक यू सो मच। इसकी ने हंसते हुए कहा, ये बनी ना बात। वैसे नियति है तो बहुत प्यारी, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि वो बहुत ही ज्यादा ऑब्जर्वेंट भी है। पता नहीं आगे क्या होगा। आगे का तो पता नहीं, लेकिन इसकी जी अब हमें भी घर चलना चाहिए। मीसा, मुझे खुद बहुत ज्यादा नींद आ रही है। इसकी ने मीसा से कहा, तुम दोनों थोड़ी देर बैठो ना, फिर चले जाना। मधु ने उन दोनों को कुछ देर और रोक लिया था। कुछ देर के बाद इसकी और मीसा घर चले गए थे। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में साहिल बेड पर लेटा हुआ था। उसके हाथ और सिर पर चोट आई थी। नूरी रीत के कहने पर जैसे ही अंदर गई, उसने जैसे ही साहिल को उस हालत में देखा तो उससे रहा नहीं गया और वो भागकर उसके गले लग गई थी। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? आपने ऐसा क्यों किया? बताइए साहिल, आपने ऐसा क्यों किया? नूरी ने रोते हुए कहा था। साहिल ने जैसे ही नूरी के मुंह से ये सब सुना तो वो 1 मिनट के लिए अपना सारा दर्द भूल सा गया था। आज से पहले नूरी ने उस पर कभी भी ऐसे हक नहीं जमाया था। नूरी ने सोचा था कि वो रोएगी नहीं, लेकिन साहिल को देखकर वो कंट्रोल नहीं कर पाई और जोर जोर से रोने लगी थी। साहिल ने नूरी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, नूरी, मेरी तरफ देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। नूरी ने कहा, अच्छा तो ये सब क्या है? साहिल ने नूरी की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें गुस्सा भी आता है। उसने नूरी को फिर से गले लगा लिया था। मुझे कुछ नहीं हो सकता है जब तक तुम मेरे साथ हो। साहिल को सही सलामत देखकर नूरी को भी बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा था। वहीं रूम के बाहर सेजल प्रताप गुस्से में धधक रही थी। उसने सोचा था कि साहिल को जैसे ही होश आएगा तो वो सबसे पहले उसका नाम लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। तभी उसने नर्स से कहा, मुझे मेरे बेटे से मिलना है। ये जो लड़की अंदर गई है उसे देखकर मेरा बेटा और ज्यादा परेशान हो जाएगा। मैडम, डॉक्टर ने अभी सिर्फ उनकी वाइफ को ही अंदर जाने की परमिशन दी है। सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं कंप्लेन करूंगी। एक माँ को उसके बच्चे से मिलने नहीं दे रहे हो। सेजल ने तेज आवाज में कहा था। मैडम, मैं आपसे आराम से बात कर रही हूँ, आप प्लीज ऐसे शोर मत मचाओ। नर्स ने सेजल से कहा, मुझे मेरे बेटे से मिलना है तो मिलना है, सेजल ने गुस्से में कहा। वहीं धीरज प्रताप को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि सेजल ने पूरे हॉस्पिटल को सिर पर उठा लिया था। तभी वहाँ रीत आई और उसने कहा, देखिए मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अभी एक बार नूरी को बाहर आ जाने दीजिए। मुझे अभी जाना है और मैं देखती हूँ कि अब मुझे कौन रोकेगा। वो जैसे ही अंदर गई तो उसने देखा कि नूरी साहिल के बहुत करीब थी। मेरा बच्चा, मेरा साहिल। साहिल कुछ कहता उससे पहले ही उसने नूरी से कहा, ऐ लड़की, बहुत हो गया तेरा नाटक, अब मैं रहूंगी मेरे बेटे के पास।
साहिल ने सेजल की तरफ देखा और कहा, मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास अभी नूरी रहे। ये कल की आई हुई लड़की के लिए तू ये सब कह रहा है? तभी रीत अंदर आई और उसने कहा, साहिल अभी आपको रेस्ट करनी है, बोलना नहीं है। नूरी तुम साहिल के पास रुको। सेजल प्रताप ने जैसे ही इतना सुना तो वो गुस्से में वहाँ से घर चली गई। रीत ने बाहर आकर सबसे कहा, चाचू डैड अब आपको घर जाकर रेस्ट करनी चाहिए, मैं हूँ न यहाँ, आप लोग प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए, अब सब कुछ ठीक होगा। चाचू आप डैड को घर लेकर जाओ, मैं हूँ यहाँ रीत के साथ, कार्तिक ने कहा। कार्तिक और रीत की बात मानकर वो लोग घर चले गए थे। वहीं दूसरी तरफ सड़क पर मधु के घर से निकलकर इसकी और मीसा लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए थे। मीसा ने इसकी से कहा, आज कितने दिनों के बाद हम दोनों ने लेट नाइट ड्राइव की है, बहुत मजा आया यार, ऐसा लगा जैसे कॉलेज के दिन वापस आ गए हैं। दोनों यूं ही खाली सड़क पर ड्राइव कर रहे थे। वैसे अब घर चलने का इरादा है या यूं ही चलते रहना है? चल घर भी चल लेना चाहिए मीसा, मुझे अब राजवीर की बहुत याद आ रही है। मीसा ने इसकी को देखते हुए कहा, ये क्या सीन है, तू नहीं समझेगी मीसा, ये प्यार है। इसके ने हंसते हुए कहा, सही है, प्यार में पीएचडी तो तूने ही की है। मीसा ने हंसते हुए इसकी से कहा था, पीएचडी क्या? मैंने तो अब डबल पीएचडी कर ली है। इसके ने ये कहते हुए विंडो खोल दी थी। इसकी को देखकर मीसा ने भी ठीक वैसा ही किया था। इसकी ने अपना सिर विंडो पर रख दिया था और उसके बाल हवा की झोंकों के साथ उड़ रहे थे। उन दोनों को बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग फील हो रहा था। उन्हें घर आते आते 11:30 बज गए थे। इसकी ने मीसा को गुड नाइट कहा और अपने रूम में चली गई थी। वो रीवा और राजवीर की नींद डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए दबे पांव अंदर आ रही थी। वो चेंज करने के लिए जा ही रही थी कि राजवीर ने उसे पीछे से आकर हग कर लिया था। इसकी को ये एहसास बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों बस एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। राजवीर ने इसकी से कहा, इसकी मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना रीवा को एक और भाई या बहन दिया जाए ताकि तुम भी मुझे अलग अलग नाम से बुलाओ। अच्छा, और मैं सोच रही हूँ क्यों ना आपको बाथरूम तक छोड़ कर आऊं, क्योंकि ऐसे तो आप जा नहीं रहे हो। इसके ने राजवीर का हाथ पकड़ा और वो उसके साथ बाथरूम तक गई। तभी राजवीर ने कहा, इसकी मेरे लैपटॉप में कुछ डाउनलोड हो रहा है, एक बार उसे चेक कर लेना। आई विल, इसकी ने कहा। राजवीर के मूड से इसकी का मूड भी बहुत ज्यादा अच्छा हो गया था। वो सोफे पर बैठकर अभी हुई बातों के बारे में ही सोच रही थी। तभी राजवीर के लैपटॉप में एक के बाद एक मेल आना स्टार्ट हो गया था। इसकी ने कहा, इतने मेल एक साथ, लगता है कुछ इम्पोर्टेंट है। इसकी ने जैसे ही एक मेल पढ़ा तो वो हैरान रह गई थी। उस मेल में राजवीर के कॉलेज का रिन्यूअल का मेल था। इसकी ने अच्छे से पूरे मेल को पढ़ा। वो पढ़ ही रही थी कि तभी राजवीर वॉशरूम से बाहर आ गया और उसने इसकी को लैपटॉप में कुछ पढ़ते हुए देखा। इसकी को ऐसे देखकर राजवीर बोला, इसकी तुम क्या कर रही हो? आपके कॉलेज से मेल आया है, आपके कॉलेज में रिन्यूअल होने वाला है और उसके लिए आपको इनवाइट किया गया है। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने कुछ नहीं कहा। उसे देखकर पता चल रहा था कि उसे इन सब के बारे में पहले से ही पता था। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? ये इनवाइट आपको पहले भी आ चुका है क्या? राजवीर अपने ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। इसके की बात पर राजवीर रेडी होते हुए बोला, हाँ एक बार पहले भी आया था, तो आपने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? इसमें क्या बताना था? मुझे इनवाइट आया और मैंने रिजेक्ट कर दिया था। राजवीर की बात सुनकर इसकी हैरान हो गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि राजवीर ने इतने अच्छे इवेंट के लिए मना कर दिया था। यही इनवाइट अगर इसकी को अपने कॉलेज से आया होता तो वो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती। क्या? इसकी के चेहरे पर आए हैरानी के भाव को देखकर राजवीर ने कहा, क्या हुआ इसकी? आप ऐसे कैसे इनवाइट रिजेक्ट कर सकते हो? ये कितना अच्छा मौका है, आप अपने सभी क्लासमेट से दोबारा मिल सकते हो और वो भी इतने सालों के बाद। आप इतने अच्छे चांस को अपने हाथ से जाने देना चाहते हो? इसकी की बातों को सुनकर राजवीर बोला, इसकी मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम जानती हो ना, मैं सब जानती हूँ, लेकिन राजवीर मुझे लगता है कि आपको जाना चाहिए। ऐसा मौका बार बार कहाँ मिलना है। एक बार सोचिए, आपकी क्लास में आपके साथ जितने लोग पढ़ते थे वो सभी एक साथ एक जगह होंगे। कितनी यादें सभी एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, वो पुराने दिन जो सबसे अनमोल हैं, कॉलेज के दिन। इसकी तुम्हारी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे रिन्यूअल मेरे कॉलेज का नहीं बल्कि तुम्हारी कॉलेज में होने वाला है।
काश होता, मैं तो खुशी से पूरे घर में डांस करती। इसकी ने हंसते हुए कहा। इसकी की बातों को सुनकर राजवीर को भी हल्की सी हंसी आ गई। राजवीर को हंसते हुए देखकर इसकी बोली, तो आप जाने वाले हो ना? नहीं, राजवीर ने एक शब्द में जवाब दे दिया था। राजवीर ने इसकी से कहा, अच्छा ठीक है, अब जल्दी रेडी हो जाओ, हम साथ में ऑफिस चलेंगे। राजवीर के साथ ऑफिस के लिए इसकी निकल गई थी। राजवीर और इसकी कुछ ही देर में ऑफिस पहुंच गए। ऑफिस जाते हुए पूरे रास्ते इसकी राजवीर को उस रिन्यूअल में जाने के लिए मनाना चाह रही थी। राजवीर ने इसकी की सारी बातों को इग्नोर कर दिया था, जिसे देखकर इसकी को हल्का सा गुस्सा आ गया, जिस वजह से वो राजवीर से नाराज होकर कार से बाहर आ गई और ऑफिस के अंदर जाने लगी। इसकी ऑफिस के अंदर गई ही थी कि तभी उसे नियति मिल गई। इसकी को देखकर नियति बोली, हेलो दीपिका। नियति का बात सुनकर इसकी ने उसे हेलो कहा। नियति इसकी को ध्यान से देख रही थी। उसे इसकी का मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा था, जिस वजह से नियति ने कहा, दीपिका क्या हुआ, तेरा मूड कुछ सही नहीं लग रहा है? कुछ नहीं हुआ, कुछ तो बात है, अगर तू मुझे बताना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। नियति की बात सुनकर इसकी ने अपने मूड को थोड़ा सा ठीक किया था और एक स्माइल के साथ नियति से कहा। वो बस रास्ते में किसी से कहा सुनी हो गई थी, उसी वजह से मूड थोड़ा ठीक नहीं है। ऐसा क्या हो गया था, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, तो चिंता मत कर। अच्छा मैं चलती हूँ, राजवीर सर आ गए होंगे, मुझे उनको शेड्यूल देना है। अच्छा ठीक है, हम बाद में बात करते हैं, नियति ने इसकी की बात पर कहा और वो अपने डिपार्टमेंट की तरफ चली गई थी। नियति के जाने के बाद इसकी भी अपने केबिन में चली गई और खुद से बोली, अब राजवीर को नहीं जाना है इस रिन्यूअल में तो मैं क्या कर सकती हूँ। उन्हें इतना समझाया लेकिन मेरी बातों का उन पर कोई असर कहाँ होता है। इसकी अपने आप में ये सब बड़बड़ाते हुए अपना काम किए जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ साहिल बेड पर बैठा हुआ था और उसके दिमाग में असिस्टेंट की कही हुई बात घूम रही थी। वो यही सब सोच रहा था कि तभी उसके कानों में नूरी की आवाज आई, जो उससे बातें कर रही थी। साहिल आप कहाँ खो गए हो? आपका ब्रेकफास्ट रखा हुआ है, वो ठंडा हो जाएगा। नूरी की बातों को सुनकर साहिल अपने होश में आया और नूरी की तरफ देखने लगा था। साहिल को अपनी तरफ देखता हुआ देखकर नूरी ने एक प्यारी सी स्माइल दी। नूरी को देखकर साहिल को याद आया कि जब उसे होश आया था तब उसने नूरी को मिलने के लिए बुलाया था और उस समय साहिल को देखकर नूरी बहुत रो रही थी। उस समय नूरी को ऐसा रोता हुआ देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। साहिल एक टक नूरी की तरफ ही देख रहा था। क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं, साहिल ने धीरे से कहा। साहिल की बात सुनकर नूरी बोली, तो फिर ठीक है, आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए, वो ठंडा हो रहा है। मेरा मन नहीं कर रहा है। मन क्यों नहीं है? आपको ब्रेकफास्ट करना ही होगा क्योंकि उसके बाद आपको अपनी दवाई भी लेनी है। ठीक है, मैं थोड़ा सा खा लेता हूँ, लेकिन उसके बाद तुम मुझे और खाने के लिए फोर्स नहीं करोगी। ठीक है, नूरी ने कहा और उसने साहिल का ब्रेकफास्ट लाकर उसे दे दिया था। अच्छा, अब आप आराम करिए। नूरी ने इतना कहा ही था कि तभी डॉक्टर उस वार्ड में आए और वो साहिल को चेक करने लगे थे। सब ठीक तो है, मुझे डिस्चार्ज कब मिलेगा? सब ठीक है, लेकिन एक दिन और आपको यहाँ रहना होगा। क्यों? जब सब ठीक है तो मुझे डिस्चार्ज दे दो। साहिल की बात पर डॉक्टर ने कहा, एक दिन हम आपको ऑब्जर्वेशन में रखना चाहते हैं। मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी बर्थडे है, मुझे पता है। आप डिस्चार्ज के पेपर रेडी करवाइए। साहिल की बात पर डॉक्टर आगे कुछ नहीं बोल सका और एक गहरी सांस लेकर वहाँ से चला गया था। एक दिन और रुक जाते हैं ना, इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, थोड़ा रेस्ट करूंगा और ठीक हो जाऊंगा, साहिल ने कहा। साहिल की बात पर नूरी ने आगे कुछ नहीं कहा। साहिल ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। उसके डिस्चार्ज के पेपर कुछ ही देर में बन गए थे और साहिल को डिस्चार्ज भी मिल गया था। नूरी अभी भी चाह रही थी कि साहिल एक दिन और हॉस्पिटल में रुक जाए, लेकिन साहिल खुद नहीं रुकना चाह रहा था, जिस वजह से नूरी कुछ नहीं कर सकती थी। नूरी साहिल के साथ उसकी कार में बैठी हुई थी और दोनों घर के लिए निकल गए थे। साहिल कार में बैठा हुआ विंडो के बाहर की तरफ देख रहा था और वो कहीं खोया हुआ सा लग रहा था। क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हो? नूरी की बात सुनकर साहिल अपनी दुनिया से बाहर आया और नूरी से बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही बाहर की तरफ देख रहा था। अच्छा, नूरी ने इतना कहा और वो भी बाहर की तरफ देखने लगी थी। नूरी को कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था जैसे साहिल अपने मन में कोई बात छिपा रहा हो, लेकिन क्या ये नूरी नहीं जान पा रही थी और न ही उसमें
अभी इतनी हिम्मत थी कि वो साहिल से कुछ पूछ सके। कार में एक खामोशी फैल गई थी, कोई भी कुछ बोल नहीं रहा था, बस दोनों बाहर की तरफ देख रहे थे। राजवीर को सारा शेड्यूल बताने के बाद इसकी अपने केबिन में आकर काम करने लगी। वो अभी भी राजवीर को रिन्यूअल के लिए मनाना चाह रही थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो राजवीर को कैसे मनाए। इसकी चाह रही थी कि राजवीर इस रिन्यूअल में जाए और अपने पुराने दोस्तों और क्लासमेट से मिले। राजवीर हमेशा अपने काम में बिजी रहता था, जिस वजह से इस रिन्यूअल के बहाने उसे थोड़ा सा चेंज मिलता। इसकी यही सब सोच रही थी और वहाँ राजवीर के केबिन में राजवीर आराम से बैठकर काम कर रहा था। तभी उसके केबिन का डोर ओपन हुआ और कार्तिक सीधे उसके केबिन में आकर बोला, क्या कर रहा है? काम? ये तो तू हमेशा ही करता रहता है, इसमें नया क्या है? खैर इस बात को छोड़ और मुझे ये बता कि तू कॉलेज रिन्यूअल में जा रहा है? नहीं। लेकिन क्यों? मेरे पास अभी बहुत सारे काम है। और तेरे पास काम कब नहीं होता? तू हमेशा यही बोलता है कि तेरे पास काम है। तू बस यही बोलने आया था? नहीं, मैं तुझे ये बताने आया था कि हम दोनों रिन्यूअल में जा रहे हैं। कार्तिक की बात पर राजवीर उसे कुछ और बोलता कि तभी उसके केबिन का डोर ओपन हुआ और उन दोनों की नजरें उस तरफ गई।